हेलो बच्चों, मैं विशाल से रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिक में हम और आगे बढ़ते हैं। तो क्लास फर्स्ट ईयर के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में आज का हमारा अगला टॉपिक है क्रिस्टलीय आयनिक जालकों क्रिस्टलीय आयनिक जालक ऊर्जा। या इसी हेडिंग को आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा, दोनों एक ही हेडिंग है, अलग अलग नहीं है। तो आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा होती क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि जालक क्या होते हैं। जालक कहते किसे? जालक, देखिए किसी भी यौगिक का निर्माण जब होता है तो उन यौगिकों के जितने परमाणु होते हैं, परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर के अपने कंपाउंड का निर्माण करते हैं। बात समझ में? तो उन परमाणुओं के द्वारा जिनसे हमारे कंपाउंड का निर्माण हुआ, विशेषकर क्रिस्टलों की अवस्था में, क्योंकि क्रिस्टल के जितने मॉलिक्यूल होते हैं सब बहुत क्रम से व्यवस्थित होते हैं। इंटरमीडिएट में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं। बात समझ में? तो ये जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, परमाणु होते हैं, जो किसी यौगिक का निर्माण करती हैं, इनकी व्यवस्थाओं के ज्यामितीय अवधारणा को जालक कहा जाता है। बात समझ में? ठीक है। इन रचक कणों का मतलब हो गया कि जैसे हमारा कोई क्रिस्टल है तो क्रिस्टल किस प्रकार के कणों से मिलकर के बना है, उन्हीं को रचक कण कहेंगे। बात समझ में? ठीक है। तो रचक कणों की जो त्रिविम व्यवस्था की, ज्यामितीय व्यवस्था की अवधारणा होती है ना, उसी अवधारणा को हम लोग जालक कहते हैं। बात समझ में? इसको लैटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिक। बात समझ में? जालक क्या होते हैं? जालक क्रिस्टलीय परमाणुओं की त्रिविम ज्यामितीय अवधारणा को, व्यवस्था को जालक कहा जाता है। बात समझ में? ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारा क्रिस्टलीय या आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा होती क्या है? तो जालक ऊर्जा देखिए, किसी भी कंपाउंड का अगर आप निर्माण कर रहे हो तो यदि वो धनायन तथा ऋणायन से मिलकर के बन रहे हैं, यदि हमारा कोई कंपाउंड किससे मिलकर के बन रहा है? धनायन से और ऋणायन से। तो धनायन और ऋणायन जो एक दूसरे से अलग अलग है, उन्हें परस्पर समीप ला करके जब हम क्रिस्टल की या जालक की रचना करते हैं तो रचना करने में जो ऊर्जा मिलती है वही ऊर्जा हम लोग आयनिक क्रिस्टलों की जालक ऊर्जा कहलाती है। बात समझ रहे? आयनिक क्रिस्टलों की जालक ऊर्जा क्या होती है? आयनिक क्रिस्टलों की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसमें किसी क्रिस्टल का निर्माण करने के लिए पृथक पृथक धनायनों तथा ऋणायनों को परस्पर कुछ दूरी से समीप लाने में निर्मुक्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल की ऊर्जा, जालक ऊर्जा कहते हैं। लैंग्वेज एक बार देखिए, किसी क्रिस्टल का निर्माण करने के लिए पृथक पृथक धनायन तथा ऋणायन की
क्रिस्टल जालक अनंत दूरियों से क्रिस्टल जालक ठीक है, किसी क्रिस्टल का निर्माण करने के लिए पृथक पृथक धनायन तथा ऋण आयन को अनंत दूरियों से परस्पर समीप लाने में निर्मुक्त ऊर्जा को आयनिक क्रिस्टलीय ऊर्जा है। यानी अगर किसी एक्चुअली क्रिस्टल एक ठोस होते हैं, ये ठोस अवस्था में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। बस समझ में वहाँ एग्जैक्टली इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे उनके क्रम व्यवस्थित होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पढ़ेंगे। हालांकि हमें बस यहाँ पे इतना पढ़ना है कि आयनिक क्रिस्टलीय जालक की ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए, अगर हम किसी आयनिक क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं तो आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करने के लिए दो अलग अलग धनायन तथा ऋणायन यदि कुछ दूरी पर परस्पर स्थिर हो तो उन्हें कुछ दूरी से परस्पर समीप ला करके अपने क्रिस्टल की रचना करने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जो रिलीज होती है, इसी रिलीज हुई ऊर्जा को हम लोग आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में? ठीक, आयनिक क्रिस्टलीय आयनिक का निर्माण करने के लिए या आयनिक क्रिस्टलों का निर्माण करने के लिए किसी धनायन तथा किसी ऋणायन जो परस्पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर अवेलेबल होते हैं, उन्हें परस्पर समीप ला करके, समीप लाने में, अपने क्रिस्टल की रचना करने में जो कार्य किया जाता है या वहाँ पे जो ऊर्जा व्यय होती है या जिस ऊर्जा के रूप में वो रिलीज होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा। बस समझ में? ठीक है, अगला देखते हैं। अष्टक के नियम की सीमाएं। देखिए, अष्टक के नियम की सीमाएं क्या है? अष्टक के नियम की सीमाओं के विषय में अगर बात करें तो अष्टक का नियम क्या है, उसमें आप लोगों को बताया गया है कि अष्टक के लॉ में, अष्टक के नियम में होता क्या है कि जैसे जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक का नियम ये कहता है हमसे कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बात समझ में? इसी को हम लोग कहते हैं अष्टक का नियम। तो अष्टक का नियम पीछे चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो अष्टक के नियम में आज हम देखेंगे कि उन्हीं अष्टक के नियमों की सीमाएं क्या है। तो अष्टक के नियमों की सीमाओं के विषय में अगर हम बात करें तो यह नियम केवल उन्हीं तत्वों के यौगिकों पर लागू होता है जो परमाणु क्रमांकों में अक्रिय गैसों के निकट हैं, अर्थात जिनके परमाणु क्रमांकों और अक्रिय गैसों के तत्वों के परमाणु क्रमांकों में 3 या 4 यूनिट की अधिकता होती है। बात समझ रहे हैं? 3 या 4 यूनिट की अधिक का अंतर नहीं होता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अष्टक का नियम केवल उन्हीं तत्वों के कंपाउंड पर अप्लाई हो सकता है जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक अक्रिय गैसों के निकट होते हैं। बात समझ में? तो जितने भी तत्व के परमाणु अपने अक्रिय गैसों के निकट होते हैं, उन्हीं कंपाउंडों के बीच में अष्टक का लॉ लागू हो सकता है। अष्टक के नियम को हम अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर हम लोग जैसे द्वितीय आवर्त सारणी के जो तत्व होते हैं, जैसे हमारा हो गया लिथियम, हो गया बेरिलियम, हो गया बोरान, हो गया, इन्हें छोड़ करके द्वितीय आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों पर अष्टक का जो लॉ होता है, अष्टक का जो नियम होता है, ये लागू होता है। लेकिन इन तीनों पर लागू नहीं होता है। बात समझ रहे? ठीक, तो सेकंड आवर्त को छोड़ करके, सेकंड आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान को छोड़ करके जितने भी तत्व पाए जाते हैं, सभी तत्वों पर अष्टक का नियम जो होता है ये अप्लाई हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कार्बन को लेकर के, नाइट्रोजन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, फ्लोरीन को लेकर के,
ये अगर किसी कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जैसे ये कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, अगर ये किसी कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो उस कंपाउंड में भी ये अष्टक के नियम को पूरी तरीके से अप्लाई करते हैं, लागू होने देते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो ये अष्टक के नियम की कुछ सीमाएं हैं। अष्टक के नियम की क्या सीमाएं हैं? अष्टक के नियम की पहली सीमा ये है कि अष्टक का नियम केवल उन्हीं तत्वों के यौगिकों पर लागू होता है जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांकों के निकट होते हैं। मतलब जो तत्व अक्रिय हैं उनके जो परमाणु क्रमांक हैं, अगर उसी के निकट कोई हमारा ऐसा एलिमेंट पाया जाएगा कि उसी के निकट के परमाणु क्रमांक से वो रिलेट करता हुआ हमारा एलिमेंट हो, और वो एलिमेंट जब कोई कंपाउंड बनाता है तो उस कंपाउंड में अष्टक के नियम को लागू किया जा सकता है, लागू होता है। बात समझ में? अगर हम बात करें आवर्त सेकंड को लेकर के, तो सेकंड आवर्त में, द्वितीय आवर्त में हमारा जो बेरिलियम होता है, बोरान होता है और जो लिथियम होता है, इन्हें छोड़ करके सभी तत्वों पर जो अष्टक का नियम है ये अप्लाई होता है। बात समझ में? अच्छा, कार्बन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, फ्लोरीन हो गए, ये चारों लोग अगर किसी के साथ संयोग करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वहाँ पे अष्टक के नियम को लागू करते हैं। बात समझ में? तो ये हमारे अष्टक के नियम की सीमाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। शेष कल पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि अष्टक के नियम के अपवाद क्या क्या है। बात समझ में? आज के लिए बस इतना ही।